आहाना को ये सब अच्छा नहीं लगा, पर आदित्य की वजह से वो मुस्कुराते हुए प्रीति से बोली, वाह प्रीति, तुमने तो पहले ही दिन मुझे सही और अविनाश को गलत साबित कर दिया। वेल डन, तुम्हारे आइडियाज माइंड ब्लोइंग है, मुझे बहुत पसंद आए हैं। आई एम श्योर कि आदित्य को भी पसंद आए होंगे, है ना आदित्य? आहाना ने इतना कहकर आदित्य की ओर देखा, जिसका ध्यान प्रीति पर ही था। आहाना ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पुकारा, आदित्य। आदित्य चौंक गया। उसने तुरंत अपना कॉफी मग टेबल पर रखा और बोला, आहाना, हाउसिंग प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट्स पर तुम काम कर रही हो, तो इसमें क्या चेंजेस करना है वो तुम देख लो। ब्लूप्रिंट्स कंप्लीट हो जाए फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है आदित्य, मैं एक बार फिर से ब्लूप्रिंट बनाकर आपको दिखाती हूँ। इतना कहकर आहाना ने ब्लूप्रिंट्स रोल किए और उन्हें लेकर वहां से चली गई। पर प्रीति अभी भी नोटपैड हाथों में थामे खड़ी थी। उसने हिम्मत करके आदित्य से पूछा, सर आप डिक्टेशन देने वाले थे, तो मैं रुकूं या जाकर अपना काम करूं? आदित्य गुस्से में उठकर बोला, मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। 2 सेकेंड लेट थी तुम, इसलिए आज सारा दिन तुम खड़ी रहोगी, समझी तुम? प्रीति उसे हैरानी से देखने लगी और फिर बोली, मैं तो 2 सेकेंड पहले ही आ चुकी थी, पर आपने देखा नहीं, शायद जानबूझकर। अगर आ चुकी थी तो कॉफी मुझे टाइम पर देनी चाहिए थी तुम्हें, आदित्य उसे घूरते हुए बोला। प्रीति गुस्से में उसे घूरने लगी तो आदित्य फिर से अपनी कुर्सी पर बैठा और बिना प्रीति की ओर देखे बोला, मुझे घूरने की सैलरी नहीं मिलेगी तुम्हें, डिक्टेशन नोट करो। जी सर। इतना कहकर उसने अपना नोटपैड खोला और पेन हाथ में लेकर आदित्य के कुछ कहने का इंतजार करने लगी। आदित्य ने बोलना शुरू किया, डियर मिस्टर रेड्डी, आपकी बिल्डिंग का काम लगभग खत्म हो चुका है। 1 हफ्ते में हम आपकी बिल्डिंग कंप्लीट कर देंगे, पर आपके बकाया पेमेंट का चेक अभी तक हमें नहीं मिला है। ये तीसरी बार हम आपको मेल कर रहे हैं, प्लीज जितनी जल्दी हो सके हमारा चेक हमें भिजवा दीजिए। पिछले 6 महीनों में आपने एक भी चेक नहीं भिजवाया है। 1 हफ्ते के अंदर अगर आपने हमारा पूरा पेमेंट क्लियर नहीं किया तो काम पूरा होते ही हमें आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेना होगा। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात समझेंगे और मानेंगे भी। आदित्य मेहरा। इतना कहकर आदित्य ने प्रीति की ओर देखा और बोला, मिस्टर रेड्डी की मेल आईडी तुम्हारे सिस्टम में पहले से होगी, उन्हें ये मेल आज ही भिजवाओ और हाँ इंग्लिश में लिखना। प्रीति ने नजरें उठाकर पूछा, अगर इंग्लिश में ही मेल भेजना था तो आप इंग्लिश में डिक्टेशन दे सकते थे, मुझे हिंदी में देने की क्या जरूरत थी, इंग्लिश आती है मुझे। आदित्य अकड़ कर बोला, जाकर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और मिस्टर रेड्डी को मेल करो और उनका जवाब आते ही मुझे इन्फॉर्म करो। गो। प्रीति को उसका ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर वो कुछ नहीं बोल सकी और उसे घूरते हुए गुस्से में वहां से चली गई। जाते जाते उसने इतनी जोर से कैबिन का दरवाजा बंद किया कि आदित्य ने तुरंत दरवाजे की ओर देखा, पर तब तक प्रीति जा चुकी थी। वो भनभनाती हुई अपने कैबिन में आई और गुस्से में अपना नोटपैड टेबल पर पटक कर बोली, समझते क्या है खुद को, किसी के काम की कद्र करना तो इन्हें आता ही नहीं है। पता नहीं इतना बड़ा ऑफिस खोलकर बैठे ही क्यों हैं। मेरे इतने अच्छे सजेशन पर तारीफ के 2 शब्द तक मुंह से नहीं निकले और सिर्फ 2 सेकेंड लेट आने पर मुझे पनिशमेंट दे दी। लेटर भी जानबूझकर हिंदी में लिखवाया ताकि मुझे डबल मेहनत करनी पड़े। प्रीति जुर्म करने वाले से ज्यादा सहन करने वाला बड़ा मुजरिम होता है। अगर तू पहले ही दिन से इनकी जातियां बर्दाश्त करने लगेगी तो इन्हें तो सह मिलेगी, और ये खड़ूस आदमी हर रोज तेरे साथ यही करेगा जो आज कर रहा है। तुझे इनके खिलाफ पहले ही दिन अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। इतना कहकर वो आकर अपनी चेयर पर बैठ गई। उसने नोटपैड उठाया और अपना सिस्टम ऑन करके मेल करने लगी। आदित्य अपनी चेयर पर बैठा उसके दिए सजेशन के बारे में सोच रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने कैबिन की मिरर वॉल की ओर देखा जिसमें पर्दा लगा हुआ था। वो अपनी चेयर से उठा और वॉल की ओर बढ़ने लगा। उसने पर्दे में से झांक कर देखा तो प्रीति अपने नोटपैड में देखकर अपने कंप्यूटर में टाइपिंग कर रही थी। वो कुछ देर उसे ऐसे ही देखता रहा, पर फिर अचानक उसे कुछ याद आया और वो अपनी टेबल के पास आ गया। उसने टेबल पर रखा फोन उठाया और प्रीति को फोन किया। घंटी सुनते ही प्रीति ने टाइपिंग करते हुए अपने एक हाथ से रिसीवर उठाया और कंप्यूटर की ओर देखते हुए बोली, हेलो मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा बॉस, मेरे कैबिन में आओ राइट नाउ। आदित्य के इतना कहते ही प्रीति ने गुस्से में मुंह बनाया और बोली, जी सर।
उसने गुस्से में रिसीवर पटका और उठकर आदित्य के कैबिन के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और फिर आंखें खोलकर दरवाजे पर नॉक किया, पर आदित्य ने उसे अंदर आने की इजाजत नहीं दी। प्रीति ने फिर से नॉक किया, पर इस बार भी आदित्य ने उसे अंदर आने के लिए नहीं कहा। वो गुस्से में बिना इजाजत लिए ही अंदर आ गई और बोली, मुझे अपने कैबिन में बुलाकर बाहर खड़ा करने का क्या मतलब हुआ? आदित्य ने उसकी ओर देखा पर कोई जवाब नहीं दिया। प्रीति गुस्से में तमतमा गई और बोली, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। आदित्य उठकर खड़ा हुआ और बोला, मेरे ऑफिस में मुझसे सवाल करने की हिम्मत कोई नहीं करता, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो तुम मेरे ऑफिस में मेरे कैबिन में खड़ी होकर मुझसे सवाल कर रही हो? मुझे नहीं पता कि आपकी मेरे परिवार से क्या दुश्मनी थी, पर जो भी दुश्मनी थी आप उसका बदला ले चुके हैं, तो फिर मेरे साथ इस तरह का सलूक करने की वजह क्या है? आप क्या चाहते हैं आप मुझसे? आदित्य उसे घूरते हुए उसकी ओर बढ़ा तो प्रीति अपने कदम पीछे लेने लगी। आदित्य एक कदम उसकी ओर बढ़ा रहा था तो वो 2 कदम पीछे जा रही थी, पर फिर प्रीति उसे हाथ दिखाते हुए गुस्से में बोली, वहीं रुक जाइए और मेरे पास मत आइए। पर आदित्य ने सुनकर भी उसके शब्द अनसुने कर दिए और उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरी बॉस नहीं हो जो मैं तुम्हारे ऑर्डर फॉलो करूंगा, समझी तुम? प्रीति पीछे हटते हुए वहां रखे सोफे से टकराकर गिरने लगी, पर इस बार आदित्य ने उसे गिरने से नहीं बचाया और वो सोफे पर जा गिरी। आदित्य मुंह फेरकर खड़ा हो गया। प्रीति गुस्से में उठकर बोली, मैं आपके सामने गिर रही थी और आपने मुझे पकड़ा भी नहीं। मुझे नहीं पता था कि आप इतने बेदर्द भी हैं। आदित्य ने पलटकर उसकी ओर देखा और बोला, कल रात तुम्हें गिरने से बचाने पर तुमने अगर सबके सामने मेरी इंसल्ट नहीं की होती तो तुम्हें आज भी गिरने से जरूर बचा लेता, पर मुझे शौक नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद भी करूं और खुद की इंसल्ट भी करवाऊं। ये सुनकर प्रीति ने गुस्से में पूछा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? आदित्य उसे घूरते हुए अपनी चेयर पर बैठा और बोला, कुछ देर पहले मैंने तुम्हें सारा दिन खड़े रहने की पनिशमेंट दी थी, पर शायद तुमने अपने बॉस के ऑर्डर फॉलो करना नहीं सीखा। अगर बॉस का ऑर्डर होता तो जरूर फॉलो करती, पर किसी मगरूर इंसान की जाति सहन नहीं करूंगी मैं। और वैसे भी ये ऑफिस है, कोई स्कूल नहीं है जो आप मुझे इस तरह की पनिशमेंट देंगे, और वो भी सिर्फ 2 सेकंड लेट होने पर। मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, आपकी गुलाम नहीं हूँ, समझे आप? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, मिस प्रीति ठाकुर, इस ऑफिस में अगर तुम्हें काम करना है तो तुम्हें मेरे ऑर्डर फॉलो करने ही होंगे, वरना तुम खुद को इस ऑफिस से बाहर पाओगी। प्रीति उसे गुस्से में घूरने लगी और आगे कुछ नहीं बोली। वो अपना सिर झुकाकर आहिस्ता से बड़बड़ाए, अगर इन्होंने तुझे जॉब से निकाल दिया प्रीति, तो तू ये कभी नहीं जान पाएगी कि तेरे परिवार से आखिर इनकी दुश्मनी क्या है, और तू इनकी गलतफहमी भी कभी दूर नहीं कर सकेगी। उसने खुद को संभाला और हिम्मत करके आदित्य से बोली, आई एम सॉरी सर, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अब सारा दिन खड़ी रहूंगी। ये सुनकर आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, गुड, अब जाकर अपना काम करो। प्रीति सिर हिलाकर वहां से जाने लगी। तभी आदित्य फिर से बोला, अगले 1 घंटे मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अगर किसी का फोन आए तो तुम मेरे कैबिन में ट्रांसफर नहीं करोगी, और अगर कोई मिलने आए तो तुम उसे वेट करने के लिए कहोगी। इज दैट क्लियर? प्रीति बिना उसकी ओर देखे बोली, यस सर। वो इतना कहकर गुस्से में उसके कैबिन से बाहर आई और जानकी से टकरा गई। उसने तुरंत उन्हें संभाला और बोली, आई एम सॉरी मैम। जानकी मुस्कुरा दी, कोई बात नहीं बेटा, आप हमसे जानबूझकर थोड़ी टकराई है। ये सुनकर प्रीति भी मुस्कुरा दी। जानकी आदित्य के कैबिन में जाने लगी। प्रीति ने जैसे ही उन्हें आदित्य के कैबिन में जाते देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो जल्दी से उन्हें रोकते हुए बोली, प्लीज मैम अंदर मत जाए प्लीज। क्यों? जानकी ने हैरानी से पूछा। तो प्रीति ने उनकी दोनों बाहें पकड़ी और उन्हें अपने कैबिन में ले जाते हुए बोली, मैम सर ने मुझसे सख्ती से कहा है कि मैं उन्हें अगले 1 घंटे तक ना कोई कॉल ट्रांसफर करूं और ना ही किसी को उनसे मिलने दूं, इसलिए प्लीज आप कुछ देर मेरे कैबिन में बैठ जाइए, फिर मैं आपको उनसे मिलवा दूंगी। जानकी ने तुरंत पूछा, आप आदित्य की नई सेक्रेटरी है ना? प्रीति ने मुंह बनाया और आहिस्ता से हाँ में अपना सिर हिला दिया। वो जानकी को अपने कैबिन में लाए और उन्हें कुर्सी पर बैठाकर बोली, जब तक सर फ्री नहीं हो जाते आप यहाँ आराम से बैठिए, फिर मैं आपको उनसे मिलवा दूंगी। वैसे मैम आप चाय लेगी या कॉफी? मैं अभी आपके लिए ले आती हूँ।
नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम बस आपके बॉस से मिलने आए हैं और उनसे मिलकर चले जाएंगे। आप एक बार अपने बॉस से कहिए तो कि हम जानकी देवी उनसे मिलना चाहते हैं। प्रीति मुंह बनाकर बोली, आई एम सॉरी मैम, इस वक्त अगर मैंने सर से कुछ भी कहा तो वो मुझे अभी के अभी नौकरी से निकाल देंगे। ये सुनकर जानकी ने हैरानी से पूछा, पर बेटा, इतनी छोटी सी बात पर कोई किसी को नौकरी से नहीं निकाल सकता है, ये तो गलत है। प्रीति मुंह बनाकर बोली, जानती हूँ मैम, पर मेरे बॉस एक दैत्यनुमा इंसान है। उनकी शक्ल भले ही इंसानों जैसी है, पर अंदर से वो किसी राक्षस से कम नहीं है। अगर मैंने उनके ऑर्डर फॉलो नहीं किए तो या तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे या फिर कोई पनिशमेंट दे देंगे। बाप रे, आपके बॉस तो बहुत खतरनाक इंसान लगते हैं। जानकी के इतना कहते ही प्रीति उनके पास बैठकर बच्चों की तरह बोली, जी हाँ मैम, मैंने आपको बताया ना कि वो बस इंसानों की तरह दिखते हैं, पर असल में इंसान है नहीं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप कुछ देर यही वेट कर लीजिए, फिर मैं खुद आपको उनके पास ले जाऊंगी। जानकी ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। प्रीति ने भी मुस्कुराने की कोशिश की और अपने कंप्यूटर के पास आ गई। वो खड़ी होकर अपना काम करने लगी। जानकी कुछ देर उसे मुस्कुराते हुए देखती रही, पर फिर कुछ देर बाद उन्होंने उससे पूछा, बेटा, आप खड़ी होकर काम क्यों कर रही है? बैठ जाइए। प्रीति तुरंत बोली, नहीं बैठ सकती मैम, मुझे आज सारा दिन खड़े रहने की पनिशमेंट मिली है। पर क्यों बेटा? सर ने कॉफी मंगवाई थी और मैं बस 2 सेकेंड लेट हो गई, बस इसलिए मुझे सजा मिली है। सिर्फ 2 सेकेंड लेट होने पर उन्होंने आपको सारा दिन खड़े रहने की सजा दी है। प्रीति बच्चों की तरह बोली, जी मैम, मैं तो टाइम से पहले ही कॉफी लेकर पहुंच गई थी, पर सर अहाना मैम से बात कर रहे थे तो मैंने उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और मैं वहीं खड़ी हो गई, पर सर ने फिर भी मुझे ही सजा दे दी। प्रीति की बातें सुनकर जानकी मन ही मन बोली, ये आदित्य तो ऑफिस में तानाशाही करने लगे हैं। इतनी छोटी सी गलती पर ऐसी सजा कौन देता है? मन ही मन इतना कहकर वो प्रीति से बोली, पर बेटा, आपके बॉस आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपको उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उन्हें उनकी गलतियां रियलाइज करवानी चाहिए। मैंने कोशिश की थी मैम, पर उन्होंने मुझे जॉब से निकालने की धमकी दे दी तो मैं क्या करती, चुप हो गई। मुझे इस नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए मुझे उनकी जातियां सहन करनी पड़ेगी। वैसे मैम, अगर आपको कोई जरूरी काम ना हो तो आप मुझे बता सकती है, मैं आपका मैसेज सर तक पहुंचा दूंगी। जानकी मुस्कुराते हुए बोली, हमें कोई जरूरी काम नहीं है, हम उनके फ्री होने का इंतजार करेंगे। प्रीति मुस्कुरा दी और फिर से अपना काम करने लगी। तो जानकी ने फिर से पूछा, आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम प्रीति है, प्रीति मुस्कुराते हुए बोली। उसका नाम सुनकर जानकी अचानक से उदास हो गई और सोच में पड़ गई। उन्हें सालों पहले मानपुर की बातें याद आने लगी, जब वो छोटी सी प्रीति को लाड़ दुलार किया करती थी। तभी प्रीति के कैबिन में रखे फोन की बेल बज उठी। जानकी अचानक चौंक कर बीती यादों से जैसे बाहर आ गई। प्रीति ने फोन का रिसीवर उठाया और बोली, हेलो, तुम्हारे टेबल पर बजट की एक फाइल रखी है, उसे मेरे कैबिन में लेकर आओ। दूसरी ओर से आदित्य बोला, जी सर। इतना कहकर प्रीति ने रिसीवर रखा और टेबल पर बजट की फाइल ढूंढने लगी। फाइल मिलते ही वो जानकी से बोली, मैम, सर ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया है, मैं आपके लिए भी बात कर लूंगी, फिर आप जल्दी सर से मिल पाएंगी। जानकी हल्के से मुस्कुरा दी तो प्रीति लड़खड़ाते हुए फाइल लेकर वहां से चली गई। ज्यादा देर खड़े रहने से उसके पैर में लगी चोट में दर्द होने लगा था। जानकी उसे ऐसे चलते देखकर हैरान थी। प्रीति ने आदित्य के कैबिन के दरवाजे पर नॉक किया तो वो फाइल देखते हुए बोला, कम इन। प्रीति अंदर आई और फाइल उसे देते हुए बोली, सर ये बजट की फाइल। आदित्य बिना उसकी ओर देखे बोला, टेबल पर रखो और जाओ। प्रीति ने फाइल टेबल पर रखी और बोली, सर वो आपसे एक मैडम मिलने आई है। आदित्य ने बड़ी बड़ी आंखें करके उसकी ओर देखा और बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगले 1 घंटे मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। जी सर, पर वो काफी देर से आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रही है, बुजुर्ग है, प्लीज आप एक बार उनसे मिल लीजिए। ये सुनकर आदित्य उसे बीच में टोकते हुए बोला, जाकर चेक करो कि हमारी नई साइट पर मटेरियल पहुंचा या नहीं। प्रीति कुछ देर खड़ी आदित्य को गुस्से में घूरती रही और फिर अपने कैबिन में आ गई। उसके आते ही जानकी ने उठकर पूछा, क्या कहा आपके बॉस ने? प्रीति हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मैम, सर थोड़ा बिजी है, आप थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए।
जानकी को आदित्य पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत आदित्य के मोबाइल पर फोन किया। अपने फोन की बेल बजते ही आदित्य ने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया, पर वो अपनी दादी का नंबर देखकर मुंह बनाने लगा और उसने कॉल रिसीव नहीं की। जानकी ने फिर से फोन किया तो आदित्य को मजबूरी में कॉल रिसीव करनी पड़ी। दादी मैं अभी बिजी हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। जानकी ने फिर से उसे कॉल किया पर आदित्य का फोन स्विच ऑफ बताने लगा। वो गुस्से में आदित्य के कैबिन की ओर बढ़ने लगी तो प्रीति भी लगड़ाते हुए उनके पीछे दौड़ी और बोली, मैम प्लीज बिना सर की इजाजत के उनके कैबिन में मत जाइए, वरना वो आपकी भी इंसल्ट कर देंगे। जानकी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और झटके से आदित्य के कैबिन का दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। प्रीति भी घबराई हुई सी अंदर आई। आदित्य जानकी को ऑफिस में देखकर भौचक्का सा रह गया और तुरंत अपनी चेयर से उठकर उनके पास आया। जानकी गुस्से में बोली, हमें आपसे कुछ बात करनी है मिस्टर आदित्य मेहरा। आदित्य ने वही खड़ी प्रीति को घूरा और बोला, जाकर अपना काम करो। जी सर, पर प्लीज आप मैम पर गुस्सा मत करिएगा, बहुत देर से आपका इंतजार कर रही है, कम से कम इनकी उम्र का लिहाज करिएगा। प्रीति के इतना कहते ही आदित्य गुस्से में बोला, शट अप प्रीति, मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है कि मुझे किससे और क्या बात करनी है, जाओ यहाँ से। प्रीति को उस पर गुस्सा बहुत आया पर वो वहां से नहीं हिली। तभी आदित्य उस पर जोर से चिल्लाया, गेट आउट प्रीति। प्रीति डर के मारे वहां से भाग गई। उसके जाते ही आदित्य ने जानकी से पूछा, आप इतनी देर मेरा वेट करने की बजाय सीधे अंदर क्यों नहीं आई दादी? आपको मेरे कैबिन में आने के लिए किसी की इजाजत की कोई जरूरत नहीं है, मेरी भी नहीं। जानकी गुस्से में बोली, आप बहुत बिजी थे बेटा, तो हमें इंतजार करना पड़ा। ये सुनकर आदित्य गुस्से में बोला, जरूर इस बेवकूफ लड़की ने ही आपको अंदर आने से रोका होगा, कोई काम ठीक से नहीं कर सकती ये लड़की। जानकी गुस्से में भड़की, उनकी कोई गलती नहीं है आदित्य, हमने उन्हें नहीं बताया था कि हम आपकी दादी है, इसलिए वो सिर्फ आपके ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी, और वो भी आपकी दी हुई सजा के साथ। आदित्य उन्हें हैरानी से देखने लगा। उसे प्रीति पर बहुत गुस्सा आया पर अपनी दादी की वजह से उसने खुद पर काबू किया और बोला, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय मंगवाता हूँ। जानकी तुरंत बोली, हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं आदि, हम आपसे ये जानने आए हैं कि आपने मानपुर की हमारी हवेली हासिल कैसे की। मानपुर का नाम सुनकर आदित्य ने तुरंत अपने कैबिन की मिरर वॉल की तरफ देखा, क्योंकि दूसरी तरफ प्रीति थी। उसे वो सब याद आने लगा जो उसने प्रीति और उसके घर वालों के साथ किया था, इसलिए उसने जानकी को कोई जवाब नहीं दिया। जानकी फिर से बोली, पार्टी की रात से ही हम आपसे यही सवाल कर रहे हैं पर आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। घर में सबके होते हुए हम बार बार आपसे ये सवाल नहीं कर सकते, पर आज जब आपने हमसे मानपुर जाने वाली बात कही तो हम आपसे बात करने यहाँ चले आए। आदित्य ने एक फाइल उठाई और फाइल खोलकर उसे देखते हुए बोला, मैंने आपसे फोन पर ही कहा था दादी कि आज मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए चलिए मैं आपको घर छोड़ आता हूँ। ये सुनकर जानकी गुस्से में भड़की, अगर हम अपने आप यहाँ आ सकते हैं तो जा भी सकते हैं, और रही बात आपके बिजी होने की, तो आप तो हमेशा ही बिजी होते हैं। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर से अपना काम करने लगा। जानकी भी आदित्य के सामने वाली कुर्सी पर बैठी और अकड़ कर बोली, हम भी आपकी दादी है, आज हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप हमें बता नहीं देते कि आपने मानपुर जाकर क्या किया है। आदित्य ने तुरंत नजरें उठाकर उनकी ओर देखा पर इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। जानकी भी उसे घूरने लगी। इधर प्रीति घबराई हुई सी लगड़ाते हुए अपने कैबिन में टहल रही थी। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बड़बड़ाई, तुझे हजारों बार समझाया है प्रीति कि कम बोला कर, पर नहीं, तेरा मुंह बंद कब रहता है। लगी किसी के भी सामने सर की बुराई करने। ये मैम भी सर की कुछ खास जान पड़ती हैं। अगर यही सारी बातें तूने आदित्य सर के सामने कही होती तो शायद तेरी नौकरी बच भी जाती, पर अब नहीं बचेगी। अगर मैम ने सर को जाकर बता दिया कि तू सर के पीठ पीछे उनके बारे में क्या क्या बकवास करती है, तो सर तेरा हाथ पकड़कर तुझे इस ऑफिस से बाहर फेंक देंगे। हे भगवान, आज बचा लो, आगे से मैं अपना मुंह सोच समझकर ही खोलूंगी। इतना कहकर प्रीति आहिस्ता आहिस्ता मिरर वॉल की ओर बढ़ने लगी। उसने आहिस्ता से पर्दा हटाकर देखने की कोशिश की ही थी कि तभी अविनाश वहां आकर बोला, अपने बॉस के कैबिन में ताका झांकी करने के लिए तुम्हें यहाँ नौकरी पर नहीं रखा गया है।
प्रीति सिर झुकाकर बोली, आई एम सॉरी सर। अविनाश ने उसे घूरते हुए उसकी ओर एक पेपर सीट बढ़ाई और बोला, ये अहाना और मेरे बनाए डिजाइन की रफ कॉपी है। अहाना चाहती है कि तुम इन्हें देखो और अपने डिजाइन बनाओ, क्योंकि अगर तुम्हारे डिजाइन क्लाइंट को पसंद आए तो हो सकता है कि तुम्हें सर के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल जाए। आदित्य के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का नाम सुनकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। उसने डरते हुए अहाना के बनाए ब्लूप्रिंट्स ले लिए तो अविनाश फिर से बोला, तुम्हारे पास कल दोपहर 1 बजे तक का टाइम है खुद को साबित करने का। इतना कहकर अविनाश वहां से जाने लगा, पर 2 कदम चलकर उसके कदम रुक गए और वो पलटकर प्रीति से बोला, वैसे अहाना के इस फैसले से मैं खुश नहीं हूँ, पर उसे लगता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट लड़की हो और तुम्हें खुद को साबित करने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए, इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने उसकी बात मान ली है। आई होप कि अब ताका झांकी करने की जगह तुम अपने काम पर ध्यान दोगी। प्रीति झेप गई और तुरंत अपनी चेयर पर बैठकर अपना काम करने लगी। अविनाश उसे घूरते हुए वहां से चला गया। प्रीति के कैबिन से बाहर आकर वो गुस्से में बड़बड़ाया, पता नहीं क्या सोचकर अहाना ने ये काम इस लड़की को दिया है। उसने इतना कहकर प्रीति की ओर देखा और वहां से चला गया। इधर जानकी अभी भी बैठी आदित्य को घूर रही थी, पर आदित्य बिना उनकी ओर देखे अपना काम कर रहा था। आदित्य की बदतमीजी देखकर जानकी उठकर खड़ी हो गई और गुस्से में बोली, ठीक है, अगर आप हमें नहीं बताना चाहते कि आपने मानपुर में हमारा सब कुछ हासिल करने के लिए क्या किया है, तो अब हम भी आज के बाद आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे। पर आपको एक बात जरूर बताना चाहेंगे कि जब तक आप हमें सच नहीं बता देते, हम मानपुर की जमीन पर पैर भी नहीं रखेंगे, समझे आप? आदित्य ने तुरंत उनकी ओर देखा, पर वो कुछ कहता उसके पहले ही जानकी जाने लगी, तो आदित्य उठकर तुरंत उनके पास आया और बोला, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ दादी। जानकी गुस्से में बोली, कोई जरूरत नहीं है, आप हमारी कोई बात मानते तो है नहीं, तो फिर हमारी परवाह करने का नाटक क्यों कर रहे हैं? आदित्य चिढ़कर बोला, ओह दादी प्लीज, ये मेलोड्रामा आप मेरे सामने मत किया कीजिए, और ये आपके सीरियलों वाले डायलॉग भी प्लीज मेरे सामने तो मत बोलिए। आप बहुत अच्छे से जानती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और रही बात आपके सवालों की, तो मानपुर पहुँचते ही आपको अपने आप सब कुछ पता चल जाएगा। अब ये ड्रामा बंद करिए और घर चलिए, मैं छोड़ देता हूँ आपको। जानकी गुस्से में भड़की, हमने कहा ना हम चले जाएंगे, आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ बैठकर अपना बिजनेस संभालिए, हम ड्राइवर के साथ आए हैं और उनके साथ ही घर चले जाएंगे। आदित्य ने गुस्से में उनके जाने के लिए कैबिन का दरवाजा खोल दिया। उसकी इस हरकत से उनका गुस्सा और बढ़ गया और वो वहां से जाने लगी। पर प्रीति के कैबिन के दरवाजे के बाहर पहुंचते ही उनकी नजर प्रीति पर पड़ी, जो अभी भी खड़ी थी। जानकी गुस्से में आदित्य से बोली, आज हमें ये बात अच्छे से समझ आ गई है बेटा कि आपकी सारी सेक्रेटरियां आपको छोड़कर क्यों भाग जाती है, पर आप ये बात आज अच्छे से जान लीजिए कि इस ऑफिस का सारा स्टाफ हमारी फैमिली की तरह है और हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप हमारी फैमिली के साथ इस तरह का सलूक करें। उस लड़की के पैरों में शायद दर्द हो रहा है, उन्हें बैठने के लिए कहिए और आइंदा इस ऑफिस में किसी को भी इस तरह की सजा मत दीजिएगा, क्योंकि अगर हम आपको इस कंपनी के एमडी की कुर्सी पर बैठा सकते हैं तो आपको इस कुर्सी से हटा भी सकते हैं, समझे आप? इतना कहकर जानकी गुस्से में वहां से चली गई। आदित्य उन्हें गुस्से से घूरने लगा। ऑफिस का सारा स्टाफ आदित्य को आंखें फाड़े देख रहा था। ये देखकर आदित्य गुस्से में चीखा, बैक टू वर्क। सब घबराकर अपना अपना काम करने लगे। प्रीति ने अपने कैबिन से जैसे ही जानकी को जाते देखा तो लड़खड़ाते हुए अपने कैबिन से बाहर आने लगी। वो जैसे ही अपने कैबिन से बाहर आई, बाहर खड़ा आदित्य फिर से अपने कैबिन में आ गया। उसने मिरर से पर्दा हटाकर देखा तो प्रीति वहां नहीं थी। वो फिर से अपनी चेयर पर बैठकर काम करने लगा। इधर प्रीति दौड़ती हुई जानकी के पास आकर बोली, 1 मिनट मैम। प्रीति की आवाज सुनकर जानकी रुक गई और उन्होंने पलटकर उसकी ओर देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? आई एम सॉरी मैम, मैं इस ऑफिस में नई हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता था कि आप सर की बहुत खास हैं। अगर पता होता तो, जानकी प्रीति की बात काटकर बोली, तो आप हमें ये कभी नहीं बताती कि आदित्य आपके साथ कैसा सलूक करते हैं, है ना? प्रीति ने सिर झुका लिया और कुछ कह नहीं पाई। जानकी ने बहुत प्यार से
उसके गाल को छूकर कहा, बहुत प्यारी है आप। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और हम जानते हैं बेटा कि आदित्य थोड़े स्ट्रिक्ट बॉस है, पर दिल के बुरे नहीं है वो। हाँ, कभी कभी उन्हें थोड़ा ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ऐसा कुछ कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। आज भी उन्होंने आपके साथ वही किया, पर हम उनकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। अब आपको सारा दिन खड़ा रहने की कोई जरूरत नहीं है, आप बैठ सकती है। उनकी बातें सुनकर प्रीति बोली, प्लीज मैम, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। मैंने आपके सामने सर के बारे में कितनी गलत गलत बातें की, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, पर मैं क्या करूं मैम, जब भी मैं बोलना शुरू करती हूँ तो मेरा मुंह बंद ही नहीं होता। मेरी माँ भी इस बात के लिए मुझे हर वक्त डांटती रहती थी, पर मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, प्रॉमिस। वैसे आपने सर को बता दिया क्या कि मैंने आपसे उनके बारे में क्या क्या कहा? जानकी मुस्कुराते हुए बोले, नहीं। प्रीति ने गहरी सांस ली, उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।